अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। वीकेंड स्टार्ट हो गया और वीकेंड पे आपको पता है स्पेशली यूएई में हम लोग वीकेंड्स का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता काफ़ी हेक्टिक होता है। फैमिली को टाइम देने के लिए शॉपिंग ग्रॉसरी किसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो लेकिन आपको पता है कि यूएई में जहाँ हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हमें अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी जगह पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट और इन लोगों ने हमारी काफ़ी ख्याल रखती है, हमें कोरोना और तमाम एसओपीज़ बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करा रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग अस द बेस्ट सर्विसेज इन द वर्ल्ड। लेकिन स्टिल आपको पता है पूरी दुनिया में एक दिल का अर्जा एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैल रही है, और इसकी वजह बेसिकली लाइफस्टाइल और इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पेक्टेड है हम लोगों की ईटिंग हैबिट। स्पेशली जो हम लोग सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लोग, हम लोग बहुत ज़्यादा चिकने खाने और ये सब कुछ खाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कि हम लोग किसी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करें और इन चीज़ों पे डिस्कशन करें कि हम लोग अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, हार्ट की अर्ली इंडिकेशंस क्या होती हैं, और हमें किस तरह अपने आप को इस तरीके से आगे मेंटेन करना है ताकि हम लोग लॉन्ग रन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। वैसे पिछले दिनों वर्ल्ड हार्ट डे भी गुजरा है, तो उसके तनासब से बड़ा बेहतरीन मौका था। तो हमारा को राब्ता हुआ डॉक्टर एहसन है फ्रॉम कराची। इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट, और ये काफ़ी जब स्पेशली जब कोरोना का में लॉकडाउन के दिन हुए, तो इन्होंने भी अपना जो है ना, इन्होंने सोचा कि किस तरह ये लोगों की खिदमत करें, और ये भी एक ऑनलाइन मोड पे आ गए और उन्होंने व्हाट्सएप और ऑनलाइन तरीक़ों से काफ़ी मरीज़ों की खिदमत की, उनको कंसल्टेंसी दी। मतलब हार्ट, कार्डियो के बारे में भी बहुत सारे पेशेंट्स को इन्होंने रिकवर भी किया। तो चलें हम उन्हीं से बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे आगे चलता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसान, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? Walaikum salam, Sahib. How are you? Assalamu alaikum, everyone. सर आई एम फाइन, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने हमें जॉइन किया। सो सर Thank you for बेसिकली, having me. हाँ सर, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग टाइम टू अस। सर जैसे कि मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था कि आपने आपने स्पेशली कोरोना के दिनों में काफ़ी काम किया है, और आपने ये जो ऑनलाइन मोड इख्तियार किया है जो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में स्पेशली डॉक्टर्स एक ऐसा शोबा है जिनको हम टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ा बैकवर्ड कहते हैं। ये बहुत कम लोग ऑनलाइन या इन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं जिस पे आपने काम किया। तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, और उसके टॉप पे आप डेफिनेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस कराची से भी मुंसलिक हैं। तो आपको पता है वर्क प्रेशर और इन सब चीज़ों के बावजूद, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि आप ऑनलाइन जाएं और लोगों को सपोर्ट करें और लोगों को बताएं कि कैसे काम किया जा सकता है? And how it all started, sir? Thank you, Zaid. First of all, I would like to thank everyone जो कि एक ये ग्रुप है पाकिस्तानीज इन अयरलैंड, एंड मुझे आप लोगों ने कांटेक्ट किया। आई एम ऑनर्ड। और स्पेशली मेरी अपनी कम्युनिटी जो कि इस वक्त यूएई में रह रही हैं, इन द स्टेट ऑफ अयरलैंड। तो कमिंग टू योर क्वेश्चन कि कैसे ये जो है पता लगा मुझे और कैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया। जब लॉक कोरोना जब स्टार्ट हो रहा था इन दस लाइक लेट दिसंबर एंड अर्ली जनवरी, तो उस वक्त का हमारे जो ऑडियंस थे, हमारे जो लोग थे, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सीरियस लेने को तैयार नहीं थे। फर्स्ट वेव जब तक एंड नहीं हुई तो बहुत हद तक जो है वो लोगों ने उस वक्त भी इसको सीरियस नहीं लिया था। इवन ऐसा मौका आ गया था कि मुझे खुद वीडियोस जो है वो करनी पड़ी बताने के लिए लोगों को कि दिस इज अ ग्रेव रियलिटी। और इस चीज को जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे, इस चीज को जब तक आप जो है वो उसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसको जो है वो बिल्कुल भी इसको टैकल नहीं कर सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल भी इलाज नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपनी पब्लिक है, वो इस बारे में प्रिकॉशंस नहीं लेगी। सो जब लॉकडाउन की बात आई, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करने का जो है वो फैसला किया, तो मतलब लाइक जस्ट लाइक एवरी वन ऑफ यू, I was just sitting in my home and I was watching TV, और I was just scrolling Facebook। तो वहां पर जो है मुझे एक लाइक एक वीडियो, जस्ट लाइक एक वीडियो चल रही थी, तो किसी इंटरव्यू लिया जा रहा था उसमें। तो उसमें बैकग्राउंड के अंदर जो है मुझे लाइक लोगों के उन्होंने कंसर्न्स पूछे कि क्या कंसर्न्स है आपको, लॉकडाउन हो जाएगा तो क्या आपको मुश्किलात पेश आएंगी। तो उसमें से जैसे कुछ आंसर्स आए, तो एक बैकग्राउंड में मुझे उस शख्स का आज तक मैं उसको देख नहीं पाया, मैंने वो वीडियो बहुत दफा देखी। एक शख्स के मुंह से एक चीज निकली कि लॉकडाउन हो जाएगा, हम अपने बीमार को कहाँ लेके जाएंगे, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे। तो वो चीज मुझे हिट की।
जब उसने मुझे हिट किया तो आई थॉट समथिंग कि क्यों ना इस चीज को जो है वो थोड़ा सा एक डिजिटलाइज किया जाए और इस चीज को यूटिलाइज भी किया जाए इस तरह से कि हमारे पास जो लोग हैं उनको घर से बाहर भी ना निकलना पड़े। और सेकेंडली ये है कि उनको वो मसाइल कि जिसके लिए हमें हॉस्पिटल से एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, हमें लाइक कोविड से एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, हमें किसी इंसान से एक्सपोज होने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा जरिया जो है वो बनाया जाए। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स और विद इन अ मैटर ऑफ लाइक 12 to 16 आवर्स ये सारा कुछ जो है वो पूरा सेटअप किया मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही लोगों को जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे खुशी की बात जो मेरे लिए है वो ये है कि इस चीज़ से लेकर लोग जो हैं हमारे, उनको किसी भी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन जो है वो बेयर नहीं करना पड़ा। क्योंकि हमारे पास हमारे कंट्री के अंदर आप लोगों को जो है वो पता होगा, इस चीज़ का बेहतर पता होगा, आप लोग ज़ाहिर है यहीं से ही आप लोग मूव आउट हुए हैं कि मेडिसिन, डॉक्टर्स और ये जो हेल्थ है, ये दो हमारे पास जो है ना वो उसमें डिवाइडेड है। एक आपका जो है वो है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल। एक है प्राइवेट सेक्टर, जिसका बहुत अच्छा हाल है, लेकिन दैट इज वे एक्सपेंसिव। सो यहाँ हमारे लोग, उन लोगों के लिए इस चीज का फायदा ये हुआ कि उनको घर बैठे ही एक ऐसी सर्विस मिल गई कि जिससे उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, और दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ। दैट्स ग्रेट। नहीं एहसान, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, ये जो आपने किए हैं, दिस इज़ रियली ग्रेट एफर्ट्स। तो वैसे डॉक्टर एहसान, आपने कब ये सोचा कि आप कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे, या ये किस तरह आपके उसमें आया? क्योंकि यूजुअली अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, मतलब कि उनमें से बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड्स चूज करते हैं। कार्डियोलॉजी इज़ वन ऑफ द फील्ड्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, बट मतलब कि एक इंस्पायरेशन होती है कि व्हाई यू वांट टू स्पेशलाइज इन कार्डियोलॉजी, व्हाई यू वांट टू डू इट। आई नो इट्स अ फील्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन इन द एंड, बट व्हेन यू थॉट, एंड आप वैसे हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएंगे कि आफ्टर 4 years ऑफ एमबीबीएस क्या प्रोसीजर है टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट, just for a little bit of knowledge. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू करेक्ट, इट्स हसन मुश्तबा। आई हर्ड। Oh, सेकेंडली no, sorry. ये नो नो प्रॉब्लम। सेकेंडली ये कि मैं कब मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनने का शौक हुआ, देखें व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीबीएस, सो उस वक्त तक मुझ समय जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी को भी ये आइडिया नहीं होता है कि उनको आगे जाके क्या बनना है। नंबर वन, कि क्या बनना है और वो क्या बन सकते हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे लोग एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आगे जो है वो उनका ख्वाब होता है हम न्यूरो सर्जन बनेंगे, हम कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनेंगे। लेकिन जब वो आगे जाते हैं, आगे जाके उनको जो है वो ग्राउंड रियलिटीज का पता लगता है, तो फिर बहुत सारे लोग रिट्रैक्ट कर जाते हैं। तो मेरा भी इसी तरह से कोई ऐसा कोई खास स्पेशलिटी मेरी जो है उस वक्त मैं चूज नहीं कर पाया था कि मुझे क्या बनना है या क्या नहीं बनना। लेकिन एज आई लाइक रीच्ड माय फाइनल ईयर और मेरी हाउस जॉब शुरू हुई, तो वहां जाके मुझे व्हेन आई गॉट इनटू इंटरेक्शन विद पेशेंट्स, रियल लाइफ पेशेंट्स, तो मुझे ये चीज थोड़ी सी फील होना शुरू हुई कि कहाँ पर जो है वो आप लोगों की इस तरह मदद कर सकते हैं कि आप उनकी जान बचा सकते हैं। आपको एक इमीडिएट एक आप डिफरेंस पैदा कर सके लोगों की लाइफ के। तो जो कार्डियोलॉजी थी दैट वाज यू नो द बेंचमार्क, द टॉप मोस्ट फील्ड के जिसके अंदर आपका जो है वो आप किसी की जिंदगी में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। और as you all know कि it is the number one cause of death in the world, और it is also preventable। तो वहाँ पर उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मेरा अपना पर्सनल उसमें साइड था, वो ये था कि आई एम एक्चुअली यू नो हाई एनर्जी पर्सन। मुझे हर चीज जो है वो लाइक करने की और आगे बढ़ बढ़ के करने की, और मुझे वो लाइक वो चीज नहीं है कि हल्का काम ले लें या आप जो है वो जल्दी से काम करके फारिग हो जाएं। आई स्टे एट हॉस्पिटल्स लाइक ओवर ओवर टाइम भी मैं रुक रहा होता हूँ, अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद भी मैं रुक रहा होता हूँ फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स, या अगर किसी का काम है तो मुझे अल्लाह ताला ने ये मेरे दिल में डाला कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। और फिर ये है कि रास्ते बनाते गए अल्लाह ताला, बनते गए, और मैं फिर आगे जो है वो जाता गया। रिगार्डिंग जो आपका क्वेश्चन था कि प्रोसीजर क्या है इसका, प्रोसीजर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको 5 years एमबीबीएस करना है।
अब वो प्रोवाइडेड कि आपका 5 years MBBS विद इन 5 years हो जाए, उसमें थोड़ा सा डिले होता है, वो 5 से 5.5 या 6 years जो है वो जाए। उसके बाद यू डू अ 1 year हाउस जॉब, आपको 1 साल हाउस जॉब करना पड़ता है, और हाउस जॉब इज द टफेस्ट पीरियड इन द लाइफ ऑफ अ डॉक्टर। उसमें लिटरली यू वर्क लाइक donkeys, आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, लेकिन यस, वी डू वर्क लाइक donkeys। और उसके बाद जब आपको लाइक यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस, आपको जो है वो लाइसेंस मिल जाता है, देन यू हैव टू पास अ टेस्ट, एन एग्जाम, जिसको कहा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जिसको हम पाकिस्तान का जो है जो उसके अंदर है FCPS, ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान, लाइक FCPS। उसमें फिर ये है कि दो फील्ड्स है, लाइक ब्रॉडर फील्ड्स अगर देखा जाए, एक वन इज द मेडिसिन, द अदर वन इज द सर्जरी। और फिर अगर आप मेडिसिन चूज करते हैं, देन यू गो इनटू द फर्दर ब्रांचेस। उसमें फिर ये है कि यू हैव ऑल द फील्ड्स, लाइक you have to do agar if you're choosing the field of cardiology, so you have to do a 2 year internal medicine, like जिसमें you learn about everything, every disease, जिसमें you can, you practice medicine. Then after you are done with the 2 years medicine, then you trickle down to आपका जो specialized field है, that is cardiology, और वो फिर further 3 years की होती है। So it's 2 + 3, 5 years, plus 5 years of MBBS, 10 years, and plus 1 year of house job, 11 years, and provided कि आपके तमाम exams first attempt में clear हो. So it's like, it's a long road, or at the end you get the fruit. That's great. That's great. In USA, it's one of the highly paid profession as well. I'm not sure how it is going in Pakistan, but definitely cardiologists, because एक स्टैट्स है कि हर 35 सेकंड में दुनिया में एक बंदे की डेथ जो है ड्यू टू हार्ट रिलेटेड इशू होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी इसका डिफरेंस भी आ रहा है। लेकिन डॉक्टर एहसान, मैंने रिसेंटली एक चीज़ देखी है जो बड़ा डिफरेंस है कि हमारे जब हम बच्चे थे तो हम हमेशा देखते थे बूढ़े हैं, कोई हमारे दादा वालदेन, मतलब इन दादा दादी दोस्तों के साथ इस एज के लोगों का हम लोग सुनते थे कि हार्ट अटैक हो गया है या कुछ हो गया है। लेकिन अभी रिसेंटली बड़ा चेंज आया है जब हम लोग देखते हैं कि जी, मतलब कि मेरे से छोटे बंदे मेरे जितने, और साइलेंट हार्ट अटैक्स और ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, स्पेशली यूएई की जहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल ज़रा थोड़ा ज़्यादा स्टैटिक है। क्योंकि बाहर की एनवायरनमेंट बहुत हीटेड होती है, तो यूजुअली पीपल आर सिटिंग ऑलवेज इन एयर कंडीशन, और अल्लाह के फजल से जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी काफ़ी, क्योंकि हाईली मतलब हम लोग रिच डाइट्स ले रहे हैं और चलना फिरना कम है। तो आपके ख्याल से क्या ये एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है, या ओवरऑल वर्ल्ड एक जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से हो रहा है, और स्पेशली साइलेंट हार्ट अटैक जिसे कहा जाता है, ये क्या चीज़ है, और स्पेशली यंग एज में ये क्यों इतना बढ़ रहा है, इतना इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है? Right. Zahid, you're right, और जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके अंदर कि दैट कंट्रीब्यूट टू ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ऑफ हार्ट डिजीजेस, जो कि लाइक 50 years बैक जो उसमें जो प्रेवलेंस थी हार्ट डिजीज की तब, और अब तो आफ्टर लाइक the 21st century. I like to emphasize on the fact कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं in addition to what you mentioned, like sedentary lifestyle एक जो है वो बहुत ही important factor है. You not move, your body clogs up all those different types of bad cholesterol. आपकी जो है वो वेसल्स में जाके क्लॉगिंग हो जाती हैं, और फिर आहिस्ता 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 ये जो है वो सप्लाई आपके हार्ट को जो है वो स्टॉप करती हैं, श्रिंक करती हैं, एंड देन फाइनली जो एक इसका आफ्टरमाथ है, जो हार्ट अटैक जो है वो उसमें होता है। उसके अलावा बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक स्मोकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। इन द 30-40 years स्मोकिंग को बहुत ग्लैमराइज किया गया है, स्मोकिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया गया थ्रू डिफरेंट मीडियाज एंड थिंग्स लाइक दैट, और उससे ये हुआ है कि हमारे जो लोग हैं उसमें इसकी एक एडिक्शन बढ़ी है। स्मोकिंग बाय itself, it causes all types of cancers, number one. Number two, it increases your chances of having a silent heart attack or a sudden heart attack. Number three, smoking, what smoking causes, it जो elasticity होती है आपके lungs के अंदर, इस वजह से you take the breath in, your chest comes out, and you have a good breathe, that you lose that, वो आपका एक stiff lung हो जाता है, तो आप फिर क्या करते हो, आप सांस के भी प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाते हैं,
जब सांस के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन कम हो जाती है बॉडी से। जब ऑक्सीजन कम होती है तो आपका हार्ट कंसंट्रेट करने के लिए इट पंप्स फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर। उससे क्या होता है कि आपके हार्ट की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, लाइक डिक्रीज होती है, और आपकी डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज इट इज ओवरवर्किंग। सो व्हेन इट इज ओवरवर्किंग, यू आर नॉट गेटिंग एनफ ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस? Your heart becomes weak. When it becomes weak, it is very able to to get a heart attack. अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफाई करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए कि जो हार्ट फेल और हार्ट अटैक को नहीं समझ पाते। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। हार्ट फेल होना या हार्ट अटैक आना, इसमें एक बहुत वाज़ेह फर्क है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यू हैव अ पाइपलाइन इन योर हाउस जिसमें से पानी जा रहा है, और वो पाइपलाइन सडनली या ग्रेजुअली स्टॉप हो जाती है, आगे लाइक पानी नहीं जा रहा। तो दैट थिंग जो कि आपके ब्लड टू द हार्ट, द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट अचानक से स्टॉप हो जाए, जहां वो ब्लड सप्लाई कर रहा है वो जगह इट स्टॉप कंट्रैक्टिंग। दिस इज हार्ट अटैक। इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दिस इज वन रीजन कि जो जगह कंट्रैक्ट नहीं कर पाती वहां का ब्लड अपनी जगह रुका रहता है, आगे नहीं जा पाता, एंड द पर्सन डाइज या व्हाटएवर इसका जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सेकंड थिंग जो कि हार्ट फेल होना, इसको कहते हैं ना कि हार्ट जो है वो, एक इंसान है, एक पेशेंट है, उसका हार्ट फेल हो गया, वो क्या होता है? वो दैट इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। उसमें आपके हार्ट की पंपिंग अगर यूं है तो इट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये वीक हो जाएगी, प्रॉपरली हार्ट का ब्लड पंप नहीं होगा। जब पंप नहीं होगा हार्ट का ब्लड, तो वो दैट गोज बैक इनटू योर, ओके, और जब वहां जाता है देन यू गेट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो दो तरह से प्रेजेंट करते हैं। एक, चेस्ट पेन, दर्द होना। सेकंड, सांस का होना, सांस नहीं ले पाना, चलने में सांस होना, रात के टाइम पे सांस होना। तो ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं जो कि हार्ट के पेशेंट्स में हो सकती हैं, और ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए, एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सेकंड आपका स्मोकिंग। दो और फैक्टर्स हैं इसके जो कि हमारे पास इसको हम कह सकते हैं कि नॉन मॉडिफाइबल है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें से एक है द मेल जेंडर। मैं और आप जो मर्द हजरात हैं, उनमें हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके होने के चांसेस फीमेल्स के मुकाबले में डबल से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो वैसे ही एट रिस्क हैं। तो उसके अलावा सोने पे सुहागा वो क्या कहते हैं कि हम स्मोक भी कर रहे होते हैं, तो वो एक और हमारा जो है बढ़ा देता है हमारा रिस्क। फिर हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और उसके अलावा एक और फैक्टर कि जो हम चेंज नहीं कर सकते, वो है हमारी फैमिली बैकग्राउंड। अगर हमारे फैमिली में हमारे फर्स्ट डिग्री राइटर्स में, दैट मीन्स योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर एंड योर ब्रदर, अगर इनमें किसी में आपका हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर किसी में आपको हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, तो उसमें यू हैव एन इंक्रीज चांस कि आपको भी वो चीज हो सकती है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम बहुत ही हम हल्का ले रहे होते हैं, दैट इज डायबिटीज। डायबिटीज इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी प्रेवलेंस इन द लास्ट 20 to 30 years डबल हो गई। every third person in the world is diabetic. And what diabetes do, ये आपके जो हार्ट है, आपके आईज हैं, आपकी किडनीज हैं, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन, आपका ब्रेन है, उसको जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लो करता रहता है, और जब ये स्लो होता है इवेंचुअली इट फेल्स। दीज आर द फैक्टर्स। Oh, sorry. Actually, I was on mute and I was trying to speak. नहीं, थैंक्स डॉक्टर एहसान, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। लेकिन आपने जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स बताए, इसमें एक चीज़ स्टिल आई वांट टू आस्क कि फूड का क्या इसमें रोल है? प्रोसेस फूड, फैटी फूड, स्पेशली आपको पता है कि जैसे आप कराची से हैं, मैं लाहौर से हूँ, हम लोग वहाँ पे पाए और निहारी और इनके बगैर नहीं रह सकते, और कराची के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है आपके ये हार्ट के ऊपर, स्मोकिंग और इन सब चीज़ों के अलावा? और जो पोल्यूशन में स्मोकिंग है स्पेशली, अब आपने एक चीज़ लाहौर के बारे में देखी होगी कि हमारा जो इंडेक्स है पोल्यूशन का वो बहुत बढ़ चुका है। मतलब इट्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। मतलब तो इसका भी कोई इम्पैक्ट आता है हार्ट के ऊपर या कोई चीज़? और उसके अलावा
आपका जो वेट है, ओबेसिटी, ओवरवेटनेस, इन सब लोग इनका भी इम्पैक्ट है, या जो जो फैक्टर्स आपने बताए हैं दे आर द ओनली मेन क्रिटिकल फैक्टर्स सर? अच्छा, मैंने अभी सर आपको जो फैक्टर्स बताए थे, दीज वर द वंस जो मॉडिफाइबल हैं, नॉन मॉडिफाइबल है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइक योर एज, लाइक योर जेंडर, लाइक योर फैमिली हिस्ट्री, लाइक योर लाइफस्टाइल, जिसको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपसाइड डाउन नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपसाइड डाउन अपना लाइफस्टाइल कर सकते हैं। रिगार्डिंग योर क्वेश्चन के हम क्या चीजें हैं, लाइक जो प्रोसेस फूड आपने कहा, उसके अलावा आपने जो है वो कहा कि एक चीज स्लिपिंग मेरे माइंड से, आपने क्या पूछा था कि एक तो ये लाइफस्टाइल था, अच्छा स्मोक, यस, जो हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन, पोल्यूशन, राइट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एग्जैक्टली। तो देखिए, वेट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, क्योंकि आपका वेट रिफ्लेक्ट करता है कि आपके अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, आपके अंदर का जो लाइक फैट्स हैं, वो कहाँ कहाँ जमा है। अगर आपके वेट, आपका बॉडी के ऊपर वो वेट लाइक पाइल अप हो रहा है, ठीक है, सो दैट मीन्स कि जाहिर है आपके जो वेसल्स हैं उसमें भी पाइल अप हो रहा होगा, उसमें भी ऐसा ऐसा जमा हो रहा होगा, बिकॉज वो भी बॉडी का पार्ट है। So when you have visible fat, when you are visibly obese, that means definitely you will have fats या cholesterol in your vessels, and that is the main factor कि जो आपको जो है वो prone करता है to these heart diseases. Regarding the second thing, हम जो pollution की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो डायरेक्टली स्मोक करते हैं वो तो आपको एक्टिवली आपके अंदर जो है वो लाइक आपके लंग्स को पोल्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एयर पोल्यूशन है वो इट जस्ट पैसिव स्मोक, जो इतने हमारे पास जो हमारी बहुत ही जो डर्टी किस्म की हमारी जो एनवायरनमेंट है, और खास तौर पे ये जो इन दीज मंथ्स जो कि अभी आने वाले हैं, इसमें जो ये आपका स्मॉग और ऑल द एयर पोल्यूशन, जो ये सारी चीजें होती हैं, तो एक ऐसा इंसान जिसका जिंदगी में इस सिगरेट को मुंह नहीं लगाया हो, या ऐसा इंसान जिसने कभी भी जो अपने आप को फिट रखा हो, फूड के मामले के अंदर भी उसने अपने आप को जो है वो लाइक हेल्दी रखा हो, लेकिन दिस इज वन थिंग कि जो उस लेवल तक नहीं, लेकिन एटलीस्ट कुछ हद तक जो है वो आपके लंग्स को और इन टर्न आपकी जो पूरी बॉडी की जो मैकेनिक्स हैं उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। रिगार्डिंग द फूड पार्ट कि हम प्रोसेस फूड और ये तमाम चीजें जो कर रहे होते हैं, डेफिनेटली नेचुरल जो फूड्स हैं दे आर ऑलवेज बेटर, और प्रोसेस फूड्स को आप कभी भी नेचुरल फूड से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप जो है वो अपनी जो प्रोसेस फूड्स हैं, आपके जो सिंथेटिक फूड्स हैं, उनकी कंजम्पशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। किससे बैलेंस कर सकते हैं? विद योर एक्सरसाइज, विद योर लाइफ। आप अगर कुछ चीज खा रहे हैं तो आप जो कंज्यूम करें, खा के जस्ट हम जब खा के लेट जाते हैं, सोफा सोफा लाइफ हमारी जो होती है, खा के लेट गए एंड जस्ट वॉचिंग टीवी और जस्ट स्क्रॉलिंग सेल फोन, तो वो चीज बहुत हद तक जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम ऑफ इयर्स आपके अंदर जो है वो जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती गॉट योर पॉइंट डॉक्टर बेग। तो डॉक्टर बेग, तो आपके ख्याल से एक कॉमन पर्सन को, जैसे स्पेशली ये जो साइलेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको डिटेक्ट करने का कोई वे है, या कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो अगर मेरे अंदर या किसी भी मेरे इर्द गिर्द बंदे को आ रही हैं तो इमिडिएटली आई नीड टू सीक मेडिकल अटेंशन? आप क्या इसको देखते हैं, या किस तरह आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? है। अच्छा, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि आप पूछना चाह रहे हैं कि हम किसी चीज को होने से पहले प्रिवेंट किस तरह, हम जी लोग सर। अर्ली डिटेक्शन किस तरह कर सकते हैं। जी, अर्ली डिटेक्शन या इंडिकेटिव फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि मुझे अगर कुछ क्या फील हो रहा है तो मुझे आई शुड नॉट टेक इट लाइटली एंड इमीडिएटली सीक मेडिकल अटेंशन, या प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस। राइट, राइट। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन लोगों को तो सबसे अलार्म हो जाना चाहिए कि जिनके अंदर, जिनकी फैमिली के अंदर, जिनके लाइक पेरेंट्स में या आपके सिबलिंग्स के अंदर यू नो हार्ट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको तो ऑलरेडी अलार्म हो जाना चाहिए। उनको तो अपनी स्क्रीनिंग के लिए बाय द एज ऑफ 30 उनको डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। कि अगर किसी के पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अगर उनको बिफोर द एज ऑफ 50 अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हो गए हैं, you go to the doctor immediately after the age of 30 कि screen me for all these things. Secondly, वो लोग कि जिनके रिस्क फैक्टर्स ज्यादा हैं, खासतौर पर जो कि डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज है, इवन कंट्रोल्ड है, वो लोग भी
या जिनको हाइपरटेंशन है, किसी का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम किसी को अगर रहता है, या फिर अगर किसी को किडनीज का प्रॉब्लम है या वो डायलिसिस पेशेंट है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत अर्ली एज से डायलिसिस जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये 3 आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि ऐसे पेशेंट्स को तो आपके जो स्क्रीनिंग है वो बहुत अर्ली एज पे हो जानी चाहिए। आपने इससे पहले शुरू में क्वेश्चन किया था कि आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही अर्ली जो है वो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, और पहले ज़माने में हम सुनते थे कि शायद सिर्फ ये इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ द एल्डरली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई हैव सीन अ पेशेंट एज़ यंग एज़ 18 years old coming with a heart attack and dying on the spot. Oh my Or yes, he didn't have any, risk factor. Like he was not a smoker. He had a good, healthy lifestyle. अब वो अलग बात है कि we go into retrospective and we start and उसको evaluate करने की कोशिश करें कि और क्या चीज थी। कोई ऐसी डिजीज तो नहीं थी जो कि बचपन से लोगों में होती है। वो भी कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं कि जो कंजेनिटल होती हैं, वो भी आपको प्रोन करती हैं टू हार्ट अटैक्स। कुछ आपकी जो है वो फैमिली स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है जो पता नहीं चलती, ठीक है, वो भी अचानक से जो है वो प्रेजेंट करती है इन द यंग पॉपुलेशन। तो these are the various factors that contribute to heart disease. got your point, Dr. Beg. So इन रियलिटी इज ऑल अबाउट कि अगर आप जाके स्क्रीनिंग कराएं या फैमिली इनहेरिटेंस देखें, बट कोई ऐसे इंडिकेटिव फैक्टर्स नहीं है जैसे जो एज अ नॉर्मल पर्सन के मैं फील कर सकूं कि अगर मुझे ऐसा हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए, आई हैव टू मुझे जाके मेडिकल टेस्ट के अलावा कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है, दूसरी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इज दैट करेक्ट डॉक्टर बेग? या तो इसमें जो कुछ मेरा ये चीजें बिल्कुल हैं, वो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं कि जिनको हमें जो है वो लाइटली नहीं लेना चाहिए, या ऐसे सिम्टम्स के जिनको हम ओवरलुक कर जाते हैं। वो बड़े ही इनके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। किसी ऐसा पेशेंट, कोई ऐसे इंसान के अंदर कि जिसमें आपको कोई प्रीसीडिंग रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, स्मोक नहीं करते, ठीक है, और उसके अलावा उनका लाइफस्टाइल भी हेल्दी है। उनमें ऐसा क्या हो कि आप उनमें अगर जो सिम्टम्स हो फिर आप जाइए और उनको एवेल्युएट कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो कि सिम्टम है हमारा कार्डियक डिजीजेस का, दैट इज द चेस्ट पेन। जो चेस्ट पेन आपको होता है उसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। चाहे आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे होते हैं कि चेस्ट पेन है, गैस हो गई होगी, या चेस्ट पेन है, आपका मसल पुल हो गया होगा। हमारे यू नो हर कोई ऐसा कुछ होता है तो हर कोई जो है वो उनकी अपनी ओपिनियंस होती हैं। कोई कहता है भाई तुम्हारी नाफ चढ़ गई है, कोई कहता है तुम्हें जो है वो गैस हो गई है, कोई कह रहा है फटा खिंच गया। अब मतलब नहीं, मतलब वो क्या क्या चीजें जो है वो इस तरह की जो करते हैं। लेकिन अगर आपको चेस्ट पेन है, और चेस्ट पेन की भी बहुत स्पेसिफिक टाइप, हर चेस्ट पेन को आप जो है डिफरेंशिएट आप नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको जो है वो एक तरह से हिंट दे सकते हैं। ऐसा चेस्ट पेन, मैं चेस्ट पेन की आपको कैरेक्टरिस्टिक बताने लगा हूं। ऐसा चेस्ट पेन जो कि हैवीनेस की तरह प्रेजेंट ऑल ओवर द चेस्ट फ्रॉम द सेंटर टू द लेफ्ट साइड प्रेजेंट करें, कैन और कैन नॉट रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, कैन गो टू द जॉ, कैन गो टू द नेक, और कैन गो टू योर अपर बैक। ये उन पेशेंट्स के लिए है कि जिनको प्रीवियसली डायबिटीज नहीं, नॉर्मल पेशेंट। सेंट्रल चेस्ट पेन, हैवीनेस radiating to left arm or not radiating to left arm, to the jaw, to the neck, or not radiating to the jaw or the neck, और साथ में क्या हो, ये ऑप्शनल है। ये सिर्फ चेस्ट पेन के साथ ही सारी चीजें प्लस माइनस। स्वेटिंग बहुत ही स्पेसिफिक चीज है टू द कार्डियक चेस्ट। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू फील लाइक थ्रोइंग अप, यू फील लाइक nausea, या फिर आपको अगर तो जो है वो साथ में यू फील लाइक डिफिकल्टी ब्रीदिंग। इट्स ऑल लाइक अबव अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, द हार्ट, द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, द नोजिया एंड द थिंग्स, द रेडिएशन। अगर इस तरह का पेन आपको एट रेस्ट हो रहा है या ऑन एक्सर्टिंग हो रहा है, इमीडिएटली सीक मेडिकल।
Got your point, Dr. Ehsan. Quite helpful. I'm really grateful, Dr. Beg, for this. तो डॉक्टर बेग, वैसे जैसे अब इसके अंदर भी एक मल्टीपल चीज़ें होती हैं, ईसीजी होता है, थेलियम होता है, इकोकार्डियोग्राम होता है, ये क्या चीज़ें हैं, इनमें क्या डिफरेंस है और ये डॉक्टर्स किस स्टेज पे या किस हिसाब से सजेस्ट करते हैं उनको, किस मतलब कि इज इट समथिंग विच इज़ प्रिवेंटिव और इज इट समथिंग विच इज़ डायग्नोस्टिक, या क्या है इनका सबका रोल? राइट। अच्छा, ये जो सारी आपने जो तीन नाम लिए, वन इज ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम एंड थेलियम, ठीक है, इसमें साथ में आप एक और चीज ऐड कर दीजिएगा, एंजियोग्राफी, और प्लस साथ में एंजियोप्लास्टी। ये जो मॉड्यूल आपकी जो मोडालिटीज हैं, ये डिफरेंट चीजों को देखने के लिए होती है। मैं आपको सिर्फ एक ऊपर ऊपर से एक ओवरव्यू देता हूँ, ज़्यादा सब चीज डिटेल में समझाने के लिए वी नीड अ वीक लाइव सेशंस। लेकिन ये है कि जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू, ताकि लोगों को एक आइडिया हो जाए डेफिनेटली कि सर। डॉक्टर ये क्यों करवा रहे हैं, ये टेस्ट करवाने का फायदा क्या है। सबसे बेसिक, नॉन एक्सपेंसिव और रेडिली अवेलेबल जो आपका टेस्ट होता है, दैट इज द ईसीजी। जो ईसीजी है, दैट इज द ट्रेसिंग ऑफ योर हार्ट, दो इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू इंटरप्रेट ईसीजी, ठीक है। लेकिन जो आपका ईसीजी है, दैट गिव्स यू अ हेल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ईसीजी आपको मेजर हार्ट अटैक्स 100% डिटेक्ट कर सकती है, माइनर हार्ट अटैक्स को हिंट कर सकती है। साथ में अगर कोई इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटी है, जैसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको फास्ट हार्ट बीट होती है या स्लो हार्ट बीट होती है या पाउंडिंग सेंसेशन होती है, ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसको जो ईसीजी के अंदर आ सकती है, ईसीजी के अंदर आप उसको देख सकते हैं। तो any patient with a chest pain should go for ECG, no other questions, right? ECG is the first and the foremost। आप जाके डॉक्टर आपको जो है वो ECG करवाएंगे, देखेंगे। अगर उनको कुछ उसमें शक होगा कि राइट कुछ और करवाने की भी जरूरत है, देन ही विल गो फॉर अ ब्लड टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन आई। ये वेरी सेंसिटिव ब्लड टेस्ट है टू द हार्ट अटैक। अगर तो वो चीज आपको जो ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है विद एन ईसीजी फाइंडिंग्स, सो दैट मींस यू हैव अ मेजर और माइनर हार्ट अटैक, ठीक है। तो ईसीजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिगार्डिंग द सेकंड थिंग, जिसको हम बोलते हैं एकोकार्डियोग्राम, ओके। अगर हमने ईसीजी, हमने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी थी, तो जो एकोकार्डियोग्राम है, वो है हमारे हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी देखने के लिए। ईसीजी ने हार्ट का करंट को रिकॉर्ड किया, तो जो एकोकार्डियोग्राम है वो बाहर से हार्ट को देखता है कि ये पंप किस तरह कर रहा है। फिजिकल एक चीज है, इसका काम ब्लड पंप करना है, तो वो पंप किस तरह करता है, वो आपका जो है वो एकोकार्डियोग्राम वो उसको मेजर करता है। आपका एकोकार्डियोग्राम इज वेरी हेल्पफुल इन पेशेंट्स के जिनको हार्ट अटैक हो चुका होता है, या ऐसे पेशेंट्स के जिनमें जो आपका हार्ट है वो कम काम कर रहा होता है, इसकी वजह से पेशेंट को ब्रेथलेस एंड हैव डिफिकल्टी इन exerting and doing things। और एकोकार्डियोग्राम आपका, अगर आपके वाल्व में कोई मसला है, वाल्व कहते हैं जो हार्ट के, जो आपके जो चेम्बर्स है उसके बीच के दरवाजे। हमारे जो लेमन टर्मिनोलॉजीज है, वो जो लोग हैं वो वाल्व को समझते हैं कि ये जो दो वाल्व बंद हैं, तीन वाल्व बंद हैं, दीज आर वेसल्स। जो हार्ट को, जो मैंने आपको बताया था, पाइप की एग्जांपल दी थी कि जिसमें ब्लड जा रहा होता है टू द हार्ट, उनको वाल्व हमारे आम जुबान में बोला जाता है। हालांकि वो वाल्व नहीं, वो नसें होती हैं या वेसल्स होती हैं। सो जो रियल वाल्व्स होते हैं हार्ट के, दोज आर द वंस कि जिसमें आपके चेम्बर्स के बीच में दरवाजे होते हैं। अगर तो वो नैरो हो जाए तो भी आपको ब्लड के आने जाने में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। सो इकोकार्डियोग्राम इज अ मैकेनिकल एवेल्युएशन ऑफ द हार्ट। थर्ड इज द थेलियम स्कैन, जिसको हम एमपीएस भी बोलते हैं, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन। एज द नेम इंडिकेट्स, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैन, ये आपका हार्ट का मायोकार्डियम, जो कि हार्ट का मसल होता है, परफ्यूजन देख रहा होता है कि उसमें ब्लड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ये उन लोगों में किया जाता है कि जिनमें आप यू आर नॉट श्योर कि if the heart is getting adequate blood supply or not, ठीक है। तो एंजियोग्राफी से पहले आप थेलियम स्कैन करा सकते हैं, जस्ट टू से कि आपका हार्ट प्रॉपरली परफ्यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर, और दिस इज अ नॉन इन्वेजिव थिंग, आप, इट्स जस्ट लाइक एन अल्ट्रासाउंड,
यू जस्ट ले एट द टेबल और वो आपको ऊपर से एक अल्ट्रासाउंड हो जाता है, एंड देन आपको वो एक लाइक इट गिव्स यू एन हिंट कि आपका जो है वो हार्ट इज इट गेटिंग इनफ ब्लड सप्लाई और नॉट। अगर वो आपको हिंट देता है कि नो द हार्ट इज नॉट गेटिंग इनफ ब्लड सप्लाई, देन यू गो फॉर एन इन्वेजिव टेस्ट जिसको हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। व्हाट इज एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी अब तो आजकल तो इट्स हैपनिंग लाइक ईसीजीज, इतना फ्रीक्वेंटली जो है वो हो रही है, लेकिन पहले जो लाइक इफ यू गो 20 years back, 30 years back, तो एंजियोग्राफी वाज हैपनिंग लाइक इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंजियोग्राफी कराने के लिए या बाईपास कराने के लिए लोग बहुत ज्यादा उस चीज को बड़ी चीज समझ रहे होते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ कि एंजियोग्राफी होती क्या है, जो कि लोग इतना परेशान होते हैं। देखिए, एक चीज है आपने बाहर से देखा हार्ट को, आपने इलेक्ट्रिकल ईसीजी से देख लिया, मैकेनिकल एको से देख लिया। अब आपने फिजिकली अंदर जाके जो आपकी हार्ट है, उस हार्ट के ऊपर जो वेसल्स जा रही हैं, उसके अंदर जाके आप देखें कहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जमा फिजिकली। तो वो जो है इट हैपेंस थ्रू अ कैमरा, और वो कैमरा इट गोज इनसाइड द हार्ट वेसल्स, और वहां जाके वो फिजिकली देखता है कि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल इतना है, यहाँ नहीं है, ये क्लियर वेसल्स। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंजियोग्राफी। आप जो है वो एक लाइक जस्ट लाइक अ कैनुला, एक कैनुला आपको लगता है तो हाथ में या आपके पाँव में एक कैनुला लगेगा, और बस वो एक वाहिद तकलीफ दह चीज है जो पेशेंट को होती है। उसके बाद पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। अंदर पूरा कैमरा भी जा रहा होता है, पेशेंट की स्टेज अवेक, उनको जो है वो कुछ चीज तंग नहीं कर रही होती है, वो मॉनिटर पर देख भी रहे होते हैं। वी डू एंजियोग्राफीज डेली, लाइक वी डू अराउंड 50 to 70 एंजियोग्राफीज अ डे, और विद हार्ट अटैक्स तो उसमें एंजियोप्लास्टीज करने की भी जरूरत पड़ती है। तो उसमें पेशेंट इज ऑल अवेक, वो देख रहा होता है अच्छा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये हो रहा है। हम उनको बताते भी जाते हैं कि देखें आपकी इस जो है वेसल में ये मसला है, आपकी इस नस में ये मसला है, आप इसमें आपको जरूरत है खोलने की, इमरजेंसी है अगर, तो हम उसको उसी वक्त ही स्टेंट ले जाके उसको खोल भी देते हैं। वो वेसल जो है वो पूरी ओपन हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल होता है वो पूरा क्रश हो जाता है। सो एंजियोग्राफी इज जस्ट द टेस्ट टू सी वेसल, एंड एंजियोप्लास्टी इज जस्ट डिप्लॉइंग अ स्टेंट, a spring to keep that vessel open. I got your point. Very informative, Dr. Beg. आपने बड़े आराम से दरिया को गूजे में बंद कर दिया. It was an amazing description. So actually हमारा ये पूछ रही हैं कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो अपने ऑर्गन्स को सेफ और हेल्दी रखने के लिए क्या करें, स्पेशली हार्ट और किडनीज को। और उन्हीं का दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पेशली यूई के अंदर हमें विटामिन डी डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा इशू है, क्या उसका कोई इंटरलिंक्ड इम्पैक्ट होता है हार्ट के ऊपर या नहीं होता? राइट, वेरी गुड क्वेश्चन हमारा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले चीज कि डायबिटीज बाय इटसेल्फ इज अ डिजीज के अगर तो वो कंट्रोल्ड है, इवन देन इट अफेक्ट्स योर किडनीज एंड द हार्ट। ओके, सो आपने वो पेशेंट्स जो कि डायबिटीज हैं, उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस पे रखना पड़ता है, उनको रहना पड़ता है, उनको बहुत ही लाइक फॉलोअप्स अच्छे रहने पड़ते हैं अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास, अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, जो कि उनको रेगुलरली एनुअली या बाय एनुअली जो है वो उनको स्क्रीन करते हैं टू सी इफ देयर किडनीज आर फाइन, if their heart is fine, if their other organs fine. So diabetes can affect your heart and kidneys. The only thing, the one thing you can do, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा है, is to control your sugars well. And by controlling your sugars well, I do not mean to go very strict into your sugars. Like आपकी अगर normal value आपकी random की is like 100 to 180 for example, तो आपने कर दी मैं 60 रखती हूँ, मैं 70 रखती हूँ ताकि मेरी और सही हो जाए। नहीं, लो sugars can kill you, high sugars cannot. High sugars will kill you slowly and gradually, but low sugars can kill you immediately, because उसमें आपकी फिर brain death फॉर्म हो जाती है। So you have to control the sugar, but not very strictly. Keep it in the range. Number one. Number two, जो उन्होंने क्वेश्चन किया अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी डेफिशिएंसी के ऊपर ग्रोइंग रिसर्चेस हो रही हैं, उसके इफेक्ट्स डिफरेंट हमारे ऑर्गन के ऊपर जो है वो आ रहे हैं। इसी का एक इफेक्ट जो कि आपके उस पे है, हार्ट पे,
it has an effect. Definitely, it has an effect because it is one of the hormones को एक्टिवेट करने में कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है और कैल्शियम एक डायरेक्टली आपका जो है वो इन्वॉल्व है इन जो आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. सो विटामिन डी हैज अ रोल टू प्ले. और यू मेंशन कि यूएई में लोगों का कम होता है. आप पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान में 50 to 60% पॉपुलेशन दे डोंट गेट proper sunlight because covered clothes होते हैं सब कुछ. So they don't get proper sunlight और इसकी वजह से फिर जो है वो लोगों को ये सारी प्रॉब्लम जो है वो हो रही होती हैं. So keep your vitamin D in check and replace. गॉट योर पॉइंट. एक और क्वेश्चन डॉक्टर बेग आया है नुमान तारिक की तरफ से. वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट क्या है और बेंटल प्रोसीजर का सक्सेस रेट क्या है अगर डॉक्टर बेंटल प्रोसीजर पे जाते हैं. ऑनेस्टली मुझे बेंटल प्रोसीजर का नहीं पता व्हाट इज दिस, बट दैट्स व्हाट इट इज रिटन, BENTAL. अच्छा देखिए, डिफरेंट आपके जो है वो ऑपरेशन है और जो तमाम जो आपके जो कार्डियक सर्जरीज हैं डेफिनेटली दे आर हाई. इट इन्वॉल्व लाइफ एंड डेथ. तो आपके जो आपके कार्डियक ट्रांसप्लांट है पाकिस्तान डॉक्टर में बेग कार्डियक आपकी आवाज ट्रांसप्लांट थोड़ी सी इतनी. कट रही है. अगर आप रिपीट करेंगे, आपकी हेलो, आवाज कट गई थी. हेलो, कैन यू हियर मी? जी अभी ठीक है बिल्कुल आपकी आवाज. ओके, राइट. मैं ये कहना चाह रहा था कि जितनी भी कार्डियक सर्जरीज दे आर लाइफ थ्रेटनिंग बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ एंड डेथ का मामला होता है इसमें एज कंपेयर टू अदर सर्जरीज जो कि आपके जिसमें बहुत कम आपका जो है वो रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. इवन इफ आप जो सर्जरीज हैं स्कॉट फ्री कर दें, आपके जो कॉम्प्लिकेशन के रेट हैं वो कम हो जाए, इवन देन आपका जो है वो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. रिगार्डिंग द क्वेश्चन कि कार्डियक ट्रांसप्लांट एंड मंडाल प्रोसीजर उसका क्या कॉम्प्लिकेशन है, देखिए कार्डियक ट्रांसप्लांट पाकिस्तान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज के जहाँ पर कार्डियक ट्रांसप्लांट्स अभी जो है वो इतना ट्राई नहीं हुए हैं. ठीक है, बिकॉज हमारे पास एक तो एक प्रॉपर जो डोनर्स है उनका लाइक एक प्रॉपर वो आपका वो नहीं बना हुआ, रजिस्ट्रीज नहीं है. जस्ट लाइक आपका जो NHS या यूके या आपका जो स्टेट्स का जो सिस्टम है कि वहाँ पर एक प्रॉपर आपके पास एक ऑर्गन डोनर्स की और ये तमाम चीज़ों की वो होती है, उसको सेव कर सकते हैं. देन एज यू नो पेशेंट कम्स तो आप उसको जो है उसमें वो लगा सकते हैं. तो यहाँ पर अभी फिलहाल वो सिस्टम थोड़ा सा लैक कर रहा है. लेकिन यस अभी रिसेंटली लाइक 2 days बैक जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज जहाँ पर आई वर्क, इट इज द बिगेस्ट कार्डियक सेंटर इन द वर्ल्ड जहाँ पर आपकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टीज हो रही हैं. लाइक अ रिसेंट आर्टिकल आई जस्ट रेड, इतनी सक्सेसफुल और इतनी ज्यादा हो रही हैं इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही. तो यहाँ पर भी ऐसा अटेम्प्ट होने वाला है बहुत जल्दी. सारी चीजें अभी शुरू हो जाएंगी. सो व्हेन इट विल स्टार्ट तो फिर जाहिर है उस पर डेटा इकट्ठा होगा, फिर वो तमाम चीजें होंगी कि कितना सेफ है कितना नहीं है. लेकिन डेफिनेटली एक ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर एज कंपेयर टू अदर्स डेंजरस है, लेकिन बाय इटसेल्फ इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन एंड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट के उसकी कंडीशन पे. गॉट योर पॉइंट डॉक्टर बेग. डॉक्टर बेग आपकी वॉइस और वीडियो दोनों स्ट्रक हो रही है एट द मोमेंट. आई डोंट नो कि क्या हुआ है. डॉक्टर ओके, बेग आप सुन सकते हैं. यस आपको सुन सकता हूँ बिल्कुल. जी जी आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन आपकी वीडियो स्ट्रक है. एनीवेज वी कैन कंटिन्यू. तो सर एक और क्वेश्चन ये है कि हार्ट पेशेंट्स को कोविड-19 की सिचुएशन में कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है या इट्स सेम एज एनी वन ऑफ एल्स या हम लोगों को जो है. अच्छा, देखिए कार्डियक पेशेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी कोविड-19 के अंदर एक इफेक्ट होते हैं तो वो इंक्रीज रिस्क पे होते हैं बिकॉज ऑलरेडी दे हैव वीक हार्ट. ऑलरेडी उनकी बॉडी जो है वो उस वीक हार्ट के सर्वाइव कर रही होती है. ओके, सो अगर तो किसी को कोविड हो जाता है, देखिए कोविड अगेन थोड़ा सा जो है वो समझने की बात है कि अराउंड 80% एक रफ जो 80% ऑफ कोविड उसमें द पर्सन only gets mild flu and nothing else. It goes away like a normal जो फ्लू हमें
सालों साल होता रहता है और इट गोज लाइक दैट, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज कोविड के बारे में वो ये है कि उसमें हम दूसरों को स्प्रेड ना करें, इट इज वेरी कंटेजियस। तो हम दूसरों को स्प्रेड ना करें, सिर्फ उस चीज का ख्याल करना है। वरना मेजॉरिटी हमारे जो लोग हैं, खास तौर पे इन पाकिस्तान, तो बड़ा ही जो हमारे सक्सेस रेट्स हैं, हमारे पास जो आपके जो ट्रांसमिशन रेट्स हैं, वो बहुत कम है और बहुत ही अच्छा कंट्रोल हुआ है हमारे पास। लेकिन वो पेशेंट्स, जो 20% ऑफ पेशेंट्स जो रहते हैं, वो कोविड पेशेंट जो कि सिवियर इलनेस की तरफ जाते हैं, वो पेशेंट्स के जिनको निमोनिया होता है, या वो पेशेंट्स जो कि दैट को हॉस्पिटलाइज्ड या जो वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, उनमें डेफिनेटली आप हार्ट और लंग, ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं कि जो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अफेक्ट हो। और ऐसे में प्रिकॉशंस ज़ाहिर है आपके जो फिजिशियंस हैं, और जो आपकी जो एक पूरी एक टीम है जिसमें आपकी आईसीयू टीम, आपके कार्डियोलॉजिस्ट, आपके पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर की टीम, ये तमाम जो है वो लोग पूरा एज अ टीम जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो वो जो है बेहतर तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन प्रिकॉशंस की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई प्रिकॉशन जो है वो ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपने ये करनी है जिससे आप कोविड के अंदर जो है वो कर सकते हैं या बच सकते हैं उससे। द ओनली थिंग दैट कैन प्रिवेंट कोविड इज प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। डेफिनेटली वो तो एक जर्नल जो है वो तो आजकल डेफिनेटली हर चैनल्स हर स्ट्रीम पे लोगों को बताई जा रही हैं। तो सर रिसेंटली ये नुमान है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में भी स्टंट्स बनना शुरू हुए हैं। तो तो आपका इस बारे में क्या है, जो मेड इन पाकिस्तान स्टंट्स हैं कि वो क्वालिटी वाइज आर दे कम्पिटिटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? और सेकेंडली उनका एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि कई दफ़ा केसेस होते हैं कि स्टंट ब्लास्ट हो जाता है या स्टंट मैल फंक्शन कर जाता है जिससे भी हार्ट अटैक हो जाता है, उसका रेशियो क्या है या उसके चांसेस और प्रोबेबिलिटी कैसी है? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर आउट किया जाए हम लोगों ने। देखें, स्टेंट्स, मेड इन पाकिस्तान स्टेंट्स ऑल ऑफ अ सडन यूज होना शुरू नहीं है। फॉर ऑल दोस पीपल कि जिनको लग रहा है कि बस अभी फैक्ट्री से निकले हैं और उन्होंने जो है वो आके यूज करना शुरू कर दिया एज एन एक्सपेरिमेंट, नो, नॉट एट ऑल। मेड इन पाकिस्तान स्टेंट्स काफी अरसे से ट्रायल प्रोसेस में थे। उनको जो है वो एज अ ट्रायल जो है वो उनकी एफिकेसी के अंदर, कि जिनमें लो रिस्क डिजीज होती है, कि जिसमें आप एक ऐसा स्टेंट जिसको आप क्वालिटी वाइज आपने यू थिंक कि इट इज कम्पेटिटिव, आप अगर उसमें जो है वो ट्रायल पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के अंदर कि जिनको कंसेंट के साथ इस चीज के लिए बताया जाता है, और उनमें ट्राई होते हैं, फिर वो डेटा इकट्ठा होता है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है, फिर वो अप्रूव होता है। And once it is approved, only then it comes to the market. ऐसे ही कोई भी आके फैक्ट्री खुली, स्टैंड बना और आके जो है वो लगना शुरू होगा। सो पाकिस्तान स्टैंड की जहाँ तक बात है, तो उसमें प्रॉपर ट्रायल्स हुए और इट इज सेफ। लेकिन अब ये देखना है कि कंपेटिटिवली दूसरे जो आपके पास जो स्टैंड है उसके मुकाबले में कैसा है, वो विद टाइम जो है वो हमें बेहतर पता लग सकता है कि उसकी सेफ्टी। अभी तक जो चीजें, जो ट्रायल्स उस पर हुई है, इट इज इक्वली कंपेटिटिव टू ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो कि स्ट्रेंथ है हमारे पास। एक और क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा था कि strength जो ब्लास्ट हो जाता है या स्टेंट है वो आपका खराब हो जाता है। देखिए, स्टेंट ब्लास्ट एक तरह से हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टेंट इज लाइक नेट, एक लोहे की जाली, जिसको स्प्रिंग की तरह हम उस जो आपकी जो वेसल या पे उसमें दीवारों से चिपका देते हैं, लग जाता है। दैट इज जस्ट लाइक, एक आपकी समझ लीजिए कि अगर मैं उसको आपको बताऊं कि जस्ट लाइक अ नेट, वो आपके एक लोहे की नेट है जो कि आपके उस पे लगा है। अच्छा, वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि वो स्टेंट ब्लॉक हो जाए। वो ब्लॉक क्यों हो सकता है? कि अगर किसी की बॉडी के अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल, या जो हम बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग टेंडेंसी है वो ज्यादा है, या किसी के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या किसी के जी। अंदर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या किसी का बॉडी का जो फैट आपका जो प्रोफाइल है बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, जो स्टेंट लग जाएगा तो उसके अंदर जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्लोब्यूल्स फैट के वो जमा होने लगेंगे। और जब वो जमा होने लगेंगे तो डेफिनेटली आपने उसको वैसे को तो खोल दिया। फिर एक टाइम आएगा कि आपकी इन तमाम लापरवाहियों की वजह से, जो आप अगर शुगर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, या फिर उन चीजों की स्मोक आप कर रहे हैं, तो वो स्टेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें फैट जमा हो के वो बंद हो जाएगा।
वो जब बंद हो जाता है देन यू गेट अगेन अ हार्ट, ठीक है। और फिर जब वो हो जाता है फिर उस स्टेंट को वापस से रिपेयर करना वो काफी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टाइम ऑफ स्टेंट। अच्छा, थैंक यू डॉक्टर बेग फॉर क्लैरिफाइंग द पॉइंट। एक और क्वेश्चन आया है कि ओवरवेट होने से हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? आई एम सॉरी, palpitations you said? जी सर। Palpitations like मैं पूरा क्वेश्चन नहीं सुन सका, प्लीज कैन यू रिपीट इट? बस ये कि ओवरवेट होने की वजह से पल्पिटेशंस हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं, हार्ट पल्पिटेशंस? देखिए palpitations जो है ना वो बजाते खुद एक बीमारी नहीं है। palpitations आपको तब फील होती है कि जब आपका जो हार्ट बीट है वो तेज, आपको खुद अपनी हार्ट बीट जो है वो महसूस होना शुरू हो जाती है। अब वो palpitations की बहुत सारी किस्म होती है, डायरेक्टली ओवरवेट होने से कोई इसका ताल्लुक ऐसा नहीं है। आपका जो ताल्लुक palpitation से है वो है टू द थिंग्स के जो आपके हार्ट रेट इंक्रीज करती है। जस्ट लाइक अगर आपका थायराइड इज ओवरवर्किंग, थायराइड आपके में ग्लैंड होता है, अगर इफ दैट इज ओवरवर्किंग तो फिर आपका हार्ट बीट तेज होगा, तेज होगा तो फिर आपको पता लगेगा कि आप, या फिर अगर आपकी बॉडी में आपकी हीमोग्लोबिन कम, आपको एनीमिया है जिसको हम बोलते हैं, आपके नॉर्मल लेवल से अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो हार्ट ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए एक्स्ट्रा पंप करेगा, और जब एक्स्ट्रा पंप करेगा उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाएगी देन यू विल फील दैट एज palpitation। या फिर एक और रीजन इसका हो सकता है कि इफ यू हैव अ वाल्व नैरोइंग, अगर आपकी जो हार्ट के जो चेम्बर्स है उसमें जो उसका दरवाजा है उसमें नमी अगर आ रही है तो ब्लड उसमें से नीचे घुसने की कोशिश करेगा, उसे बाकायदा लगने की कोशिश करेगा जाने के लिए, तो फिर वो क्या होगा, हार्ट उसको प्रॉपरली जब सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसको ओवरकम करने के लिए वो इट गेट्स फास्टर, एंड व्हेन इट गेट्स फास्टर तो फिर यू विल फील दैट एज palpitations। सो रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, ओवरवेट बताते खुद एक palpitations की cause समझ गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बेग, यू क्लैरिफाइड इट क्वाइट ब्यूटीफुली। तो डॉक्टर बेग, जस्ट टू टेल यू कि आपकी वीडियो अभी तक स्ट्रक है, मुझे नहीं पता उसकी रीज़न क्या है। हम आपकी ऑडियो तो सुन सक रहे हैं लेकिन आपकी वीडियो एक ख़ास फ्रेम के ऊपर फंसी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिकनेक्ट कर लें क्विकली तो ये भी कर सकते हैं, एल्स अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह कंटिन्यू करें तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। can you see me now? जी सर, आपकी जो पिक्चर है वो फंसी हुई है, हम आपकी पिक्चर नहीं देख सक रहे, मतलब कि आपकी एक पुराने एक फ्रेम के ऊपर पिक्चर फंसी हुई है। अगर आप दोबारा से रिकनेक्ट करना चाहते हैं। जी सर, अभी आपका वीडियो चल पड़ी है। अब देखिए मैंने जरा, ओके ओके जी सर, राइट। अभी चल पड़ी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन आया क्विकली से, कि जो पेस मेकर्स हैं उनका क्या रोल है और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस की जरूरत है अगर आप पेस मेकर यूज कर रहे हैं सर? राइट, देखिए मेरे पेसमेकर नुमान एक की तरफ से चीज है जिसको हम क्वेश्चन है। बैटरी बोलते हैं। और हम्म, जी जी, गुड क्वेश्चन। एक पेसमेकर ऐसी चीज है जिसको हम बैटरी बोलते हैं आम जबान के अंदर, और की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली हम जो बैटरी लगा रहे होते हैं वो उस सूरत में लगा रहे होते हैं कि जब आपकी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है और इतनी लो हो जाती है कि आप प्रॉपरली आपका जो है सप्लाई नहीं कर पाते, तो उसमें आप क्या करते हैं, एक बैटरी लगा के बाहर से एक्स्ट्रा बीट्स आप दे रहे होते हैं ताकि वो एक एक प्रॉपर रेट जो है वो मेंटेन करे। तो पेस मेकर इसलिए लगाया जाता है। इट्स लाइक अ स्मॉल बैटरी एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट, आपके स्किन में लगता है। लोग जो है वो सालों साल उसके साथ जो है वो देखते हैं, वेरी हेल्दी जो है वो। तो प्रिकॉशंस है जो पेस मेकर के लिए हम जो है वो बताते हैं आम लोगों को। एक तो वो जो वो ये है कि आप उस जो बैटरी हजार है मेटल की चीज है, तो आप एक मेटल जो वॉक थ्रू गेट है आप अंदर से नहीं जा सकते, ठीक है, बिकॉज इट विल हैव डिफ्लेक्शन। बैटरी लगाने के बाद आप कोशिश कीजिए एक्सट्रीम हीट वाली जगह से या एक्सट्रीम हीट करीब ज्यादा देर ना खड़े, बिकॉज वो हीट की वजह से आपकी जो बैटरी है, जस्ट लाइक सेल्स जो होते हैं उसमें भी सेल लगा हुआ है, सेल जो है वो अगर आप हीट देंगे तो वो कैन ब्लास्ट और थिंग्स लाइक दैट, वो डिफॉर्म हो सकता है या उसकी बैटरी हो सकती है, तो ये चीज हो सकती है। अच्छा, रेडिएशन का बड़ा इफेक्ट होता है इसका। तो ये भी हम कहते हैं कि प्रिकॉशंस हम दे रहे होते हैं कि अगर आप आमतौर पे बैटरी आपकी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट की जो स्किन है उस पर लगी होती है,
आमतौर उस साइड के ऊपर आप ज़्यादा देर तक मोबाइल फोन यूज, रेडियो वेव्स होती हैं वो उसकी जो ट्रांसमिशन है उसमें थोड़ा सा जो है ना वो ब्लॉकेज ला रही होती है या उसमें इंटरप्ट कर रही होती है। तो इस कान से जो लेफ्ट जिस साइड पे पेसमेकर लगा है, हम कोशिश करते हैं, हम कहते हैं कि हमसे ज़्यादा देर तक बात ना करें। शुरू में जब पेसमेकर लग जाता है तो उसमें शुरू के कुछ माह तक हम कहते हैं कि उस करवट पे भी ना सोइए, ठीक है। और उस पे फिर ज़ाहिर है जब आपको उस पे आप करवट पे सोते हैं तो आपका थोड़ा सा उस पे जोर पड़ता है, स्टिच भी आप जो है वो प्रॉपर्ली स्किन पूरी हील नहीं हो पाती, तो पेसमेकर का वायर हिल सकता है, तो फिर आपकी जो है वो प्रॉपर आपकी फेसिंग हार्ट है वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें ये हैं कि आप मैग्नेट को के करीब ना लेके आइए। जस्ट लाइक द वॉक थ्रू ग्रेड्स होते हैं उसमें मैग्नेट ही लगे होते हैं, एक हाई ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो आप मैग्नेट उसके करीब ना लेके आइए। आप एमआरआई उसमें जो है वो नहीं करा सकते आमतौर पर, लेकिन आजकल जो है वो एमआरआई कंपैटिबल बैटरीज है पेसमेकर आना शुरू हो गए। तो अगर तो आपका एमआरआई कंपैटिबल है, ओनली देन यू कैन गो फॉर एन एमआरआई। अगर इफ इट इज नॉट एमआरआई कंपैटिबल, इफ इट इज डन लाइक 5 इयर्स बैक, उससे पहले अगर जो है वो आपको लगी है, आपका पेसमेकर लगा है, तो फिर वो एमआरआई कंपैटिबल जो है वो नहीं होता, तो यू कैन नॉट गो फॉर एन एमआरआई एज वेल। गॉट योर पॉइंट डॉक्टर बेग। सो डॉक्टर बेग, असल में एक और चीज़ बड़ी मार्केट में इन होती है, एक होता है बाईपास जिसे हम लोग कहते हैं, और एक होती है एंजियोप्लास्टी या प्लास्टी, जिसके बारे में आप ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन क्या सिचुएशन है जब आपको इन दोनों में से कौन सी चीज़ प्रेफर करनी चाहिए? व्हेन यू शुड गो फॉर बाईपास, व्हेन शुड गो फॉर एंजियोप्लास्टी? क्या एक फैक्टर होता है जिस पे डॉक्टर ये डिसीजन लेता है, या एक पेशेंट को ये डिसीजन लेना चाहिए कि इन दोनों में से क्या चीज़ बेहतर है उनके लिए? ओके, अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं एक क्वेश्चन में अगर सम अप कर दूँ ना, वो ये क्वेश्चन कि अगर ये चीज़ मैं कन्वे कर दूँ लोगों तक तो मेरा इस टॉक का मकसद पूरा होगा। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इंतहाई एक कंफ्यूजिंग जो है वो ये चीज़ है, और लोगों को ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास अब आजकल जो है, और ज़्यादा पहले भी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़ थे कि एंजियोप्लास्टी क्या होता है? बाईपास क्या होता है? क्या कराना बेहतर है? बाईपास को एक बड़ा ऑपरेशन समझा जाता है, तो वो नहीं कराना चाहिए। एंजियोप्लास्टी क्योंकि ईज़ी वे आउट है, वो करवा दिया जाए। तो ये कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो मैं आज जो है वो कोशिश करूँगा कि क्लियर हो जाए। अगर मैं क्लियर करने में कामयाब हो गया, फिर दैट मीन्स कि आई एम सक्सेसफुल। ओके, देखिए एक्सक्यूज़ मी। सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये बताना चाहूँगा एंजियोप्लास्टी होती क्या है? एंजियोप्लास्टी वो होती है कि अगर आपकी जो हार्ट का वेसल या आपका जो नस है, उस नस में 3 नसें होती हैं, 3 वाल्व होते हैं। हार्ट की में जो कहते हैं ना तीनों वॉल्व बंद है, तो मतलब ये है कि 3 होते हैं, तीनों बंद है, तीनों में ब्लॉकेज। तो 3 आपके जो है वो हार्ट के मेन वेसल्स होते हैं। अगर किसी एक में प्रॉब्लम, ठीक है, एक में आपका कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और वो उसकी वजह से अंदर ब्लड जाने की जगह नहीं है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि अंदर आप छोटा-सा कैम लेके जाएँ और वहाँ पर आप स्टेंट लगा दें, स्प्रिंग लगा दें, ताकि वो खुल जाए। सक्सेसफुल भी रहता है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि बाकी जो 2 वाल्व्स हैं वो सही काम कर रहे होते हैं। और इन केस अगर तो स्टेंट आपका अल्लाह ना करे बंद भी हो जाए, ठीक है, फिर आपके जो दूसरे जो 2 वाल्व्स हैं वो काम कर रहे होते हैं, और आप जो है वो उस वक़्त आपका हार्ट एकदम से काम करना छोड़ेगा नहीं। अच्छा, ये एंजियोप्लास्टी हो गई। तो एंजियोप्लास्टी किन पेशेंट्स के अंदर फीज़िबल है, किन पेशेंट्स के अंदर आपको एंजियोप्लास्टी जो है उसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है। और अगेन ये तमाम बातें बताने का मकसद इन द एंड ये है कि आपका जो डॉक्टर आपको जो चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपके लिए एंजियोप्लास्टी बेहतर है या बाईपास बेहतर है, ऑलवेज़ लिसन टू दैट, बिकॉज़ उनको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर पता होती है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ इट्स जस्ट फॉर योर ओन इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको एक इसकी अवेयरनेस हो। ओके, सो एंजियोप्लास्टी उन पेशेंट्स में फीज़िबल होती है, उन पेशेंट्स में एक अच्छा ऑप्शन होती है कि जिसमें 3 में से 1 या 2 जो वाल्व्स होते हैं, उनमें जो है वो प्रॉब्लम। सो आपके पास अगर तो अल्लाह ना करे वो दोनों भी बंद हो जाएँ वाल्व्स, तो तीसरा आपका जो है वो उस वक़्त के लिए कि जब आप जाके जितना टाइम में आप वो स्टेंट को जाके दोबारा खोल सकें, वो एक आपका जो है काम कर रहा है। लेकिन अगर तीनों में मसला है, आपने 3 में स्टेंट लगा दिया और अल्लाह ना करे मतलब से 1 इन 10,000 या 1 इन लाख का चांस है कि तीनों एक साथ बंद हो जाएँ, तो फिर आपको सेकंड्स का टाइम नहीं मिलेगा।
योर हार्ट गेट्स स्टक, यू गो। सो इस तरह एक तो ये चीज, और ये रिकमेंडेड भी नहीं है कि हम जो है वो तीनों को एक साथ और तीनों को स्टेंट लगाएं। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जिसमें आपके तीनों आपके इन्वॉल्व होते हैं, या उन तीन में से एक जो आपकी वेसल होती है, इसको हम मेन वेसल बोलते हैं, तीन में से भी एक मेन होती है जो कि आपके हार्ट का मेन सप्लाई होती है। अगर तो उसमें डिजीज है, उसमें मेजर डिजीज है और बाकी थोड़ी डिजीज है, तो उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम बाईपास की तरफ जाए। बाईपास क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को जानने के लिए कि हम जो कहते हैं ना बाईपास, बाईपास का मतलब ये होता है कि आपका जो हार्ट है उसमें से एक एक बड़ी एक नस निकल रही होती है जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को खुद भी सप्लाई करती है। ठीक है, तो वो जो आपका वेसल है उसमें से जो तीन वेल्व आपके हार्ट को सप्लाई कर रहे होते हैं, अगर वो तीनों में से तीनों में ब्लॉकेज आ जाए, तो आपका जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि वही एक मेन वेसल से एक जो आपकी जो वेसल है, एक आपकी जो नस है वो एक्स्ट्रा पड़ी होती है, एक्स्ट्रा आपकी उसको तो मतलब हम लोग ये कहते हैं कि उसको तो अल्लाह ताला ने बना ही बात के लिए, क्योंकि वो इतना आराम से एक बिल्कुल एक पड़ी होती है कि आपने उसको सिर्फ एक जगह से कट किया और हार्ट से कनेक्ट कर दिया, आपका एक मेजर आपकी जो आपकी हार्ट की जो वेसल है वो उसकी है लाइक उसका फ्लो बहाल हो गया। दूसरा ये कि जो आपका बाईपास होता है उसमें हम यूज करते हैं आपकी अपनी वेसल्स, आपकी अपनी नसें। वो नसें आपकी पाँव से निकली जाती है, जैसे पाँव जो बाईपास वाले होते हैं उनमें पाँव में से हम एक जो है वेन जो है वो निकाल रहे होते हैं, तो वो निकाल कर उसको हम बाईपास करते हैं बड़ी वेसल से, वो वेसल के जहां पर डिजीज, तो आपका जो ब्लड है वो बड़ी वेसल से डायरेक्टली हार्ट को पहुंचा, इसको बोलते हैं कि हमने उन वेसल को बाईपास, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि बाईपास कॉरोनरी आर्टरी या हार्ट की आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, या हमें बाईपास किया ग्राफ्ट बोलते हैं जो कि हमने वेन ली, इसलिए इसका नाम CABG, या अगर हम आम टर्मिनोलॉजी में इसको बोलें तो बाईपास जो है वो बोला जाता है। तो ऐसे मरीज के जिनमें तीनों आपके वेल्व का मसला है, ऐसे मरीज के जिसमें डायबिटीज भी है, और ऐसे मरीज के जिसमें एक नहीं मुख्तलिफ जगह पर ब्लड है, तो ऐसे मरीजों के लिए बाईपास इज द बेस्ट। है एक बड़ा ऑपरेशन, गॉट इट। आई एग्री विद यू, लेकिन उसमें ये है कि अगर तो वो प्रॉपरली लाइक अच्छा ऑपरेशन हो जाता है, सक्सेस ऑपरेशन हो जाता है, बिकॉज बाईपास का भी आपका जो सक्सेस रेट है दैट इज 99% आजकल, विद ऑल दिस अच्छा, यू नो प्रॉपरली। तो अगर 99% का सक्सेस रेट हो जाता है, देन यू हैव एटलीस्ट 10 to 15 years added to your बाईपास। तो अगर यही चीज आप एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, मैं एंजियोप्लास्टी एक वेसल की बात नहीं करूंगा, मैं तीनों की बात करूंगा कि कंपेयर हम इक्वली करें, तो बाईपास वर्सेस आपके जो तीनों स्टेंट्स, तो वो जो है आपकी जो लाइफ है वो उसमें कंपैरेटिवली बाईपास से कम होती है सेफ्टी प्रोफाइल के हवाले से। गॉट योर पॉइंट सर। जस्ट लास्ट क्वेश्चन आपसे डॉक्टर बेग, इन केस स्टंट्स की वैसे एक लाइफ क्या होती है? जैसे स्टंट एक डेफिनेटली एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जब इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इज देयर एनी लाइफ व्हिच इज रिलेटेड टू दोस स्टंट्स? के स्टंट जो होता है वो मे बी द वन स्टंट विल वर्क फॉर 5 years, 10 years, 20 years, और आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर अ चेंज, या इट्स अ लाइफ टाइम थिंग? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा, स्टेंट जो है ना वो आपके होती तो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट की, एक मेटल होता है, लेकिन जब वो आपके वेसल में लग जाता है उसके बाद चाहे स्टेंट लगे या बाईपास हो, आपने कुछ मेडिसिन लेनी है जिनको हम हार्ट की दवाइयां बोलते हैं, कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, जैसे लाइक आप एस्पिरिन ले रहे होते हैं, कहते हैं ना कि हार्ट पेशेंट को एस्पिरिन लाजमी लेना होता है, हार्ट पेशेंट्स को और जो ब्लड थिनर्स है लाजमी लेना होता है। तो ये जो ब्लड थिनर्स हैं इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद ये होता है कि आपके जो स्टेंट या ग्राफ्ट लगा हुआ है आपके हार्ट, उसके अंदर कोई चीज जाके क्लॉट, वो बंद ना हो। और अगर आप अपनी ये मेडिसिन है ये कंटिन्यू लेते रहेंगे तो कुछ टाइम तक तो ये आपका एक फॉरेन बॉडी के तौर पे ही एक्ट करेगा, लेकिन उसके बाद इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर वेसल, आपके उस वेसल का एक ही पार्ट ओपन हो जाएगा, तो ये उसका फिर पार्ट बन, और जब ये पार्ट बन जाएगा तो फिर यू नो आपकी जो इसे बंद होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आपने अगर मेडिसिन अपनी टाइम पे ली, आपने अपनी शुगर कंट्रोल की, आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया, आपने अपनी स्मोकिंग जो है उसको आपने सीज किया, तो ये
3 फैक्टर्स हैं विद मेडिसिन, 4 फैक्टर्स जो आपकी स्टेंट की लाइफ को लाइक फॉर इयर्स बढ़ा सकता है। वो दैट कुड बी इक्वल टू द बाईपास अगर आप इन चारों चीजों को कंट्रोल कर सकते गॉट योर पॉइंट डॉक्टर बेग। डॉक्टर बेग, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और आपने हमारे मेंबर्स को काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई, बहुत सारी ऐसी मालूमात दी जो एक कॉमन बंदे के क्वेश्चंस थे उसके दिमाग में, जो शायद वो डॉक्टर से पूछते हुए शायद करता होगा, या डायरेक्टली आपको पता है डॉक्टर के पास जब आपका विजिट होता है आप इतने कम्प्रिहेंसिव भी नहीं हो सकते कई दफ़ा। सोशल मीडिया का यही बेनिफिट है कि यू कैन आस्क एंड यू कैन टॉक अबाउट द थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट एनी अदर डायनामिक्स। तो सर यही सोचते हुए हम थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। सर आप कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हैं हमारे मेंबर्स को बिफोर लिविंग? हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली थैंक यू फॉर द वर्ड्स। मैं आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बताना चाहूँगा, इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैं और मेरा जो व्हाट्सएप पोर्टल है, जो कि मेरे पेज पे मौजूद है, सबके लिए ऑल द टाइम ओपन है। यू कैन एक्सेस मी डायरेक्टली उस पे जो है यू नो थ्रू व्हाट्सएप फॉर एनी क्वेरी एनी टाइम। और अभी भी आई एम एक्चुअली जो है वो कंसल्टिंग लाइक एटलीस्ट 50 to 60 न्यू कोविड केसेस अ डे एंड ओवरऑल एटलीस्ट 100 to 200 न्यू पेशेंट्स अ डे। थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन यू नो आई एम मैनेजिंग इट। और आप सब लोग जो है वो बिल्कुल बिला झिझक मुझसे जब चाहे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड regarding all those people living in Al Ain, I am really thankful to you. You guys are an asset for Pakistan, and you know पाकिस्तान मिसेस यू। और आई होप कि पाकिस्तान बहुत जल्दी जो है वो इस तरह इतना डेवलपिंग हो जाए कि आप जो है वो सब यू कम बैक टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज, यू आर आल्सो पाकिस्तानीज एंड आई लव यू। Thank you very much, Dr. Hassan, for your kind words and thank you very much for your time. I'm really grateful कि आपने हमें टाइम दिया और मैं आपका व्हाट्सअप नंबर और आपके पेज का लिंक शेयर कर दूंगा अपने मेंबर्स के साथ, तो अगर किसी ने आपसे रब्ता करना होगा तो डेफिनेटली आपसे रब्ता कर सकेंगे। इसके साथ ही तमाम मेंबर्स, शुक्रिया आप लोगों ने हमें सुना। ये इसकी रिकॉर्डिंग आपको पता है पेज पे मौजूद है, आपने जो भी आप कभी भी इसको अपने टाइम पे दोबारा सुन सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल हो डॉक्टर बेग से तो डेफिनेटली आप प्लीज़ उनके व्हाट्सएप पे जाइए। ये फ्री कंसल्टेंसी ऑनलाइन देते हैं अपने पेशेंट्स को, पाकिस्तानीज़ को, और ये बहुत ज़्यादा सोशल काम कर रहे हैं। इस लिहाज से इसी वजह से हमने इनसे डेफिनेटली रब्ता किया था, क्योंकि बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अपनी कंसल्टेंसी फ़ीस को ख़त्म करके फ्री कंसल्टेंसी और ऑनलाइन इसमें आ रहे हैं। तो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ डॉक्टर बेग। सो अपना बाकी, अब मुझे पता है इट्स अ वीकेंड, आप लोग अपना एंजॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ कंटिन्यू टेकिंग एंजॉइंग एंड बी श्योर कि आप लोग सारी कोविड प्रिकॉशंस और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने हमारे लिए यहाँ पे सेट किए हैं, आप उनका प्लीज़ पूरा ख्याल रखें, क्योंकि वो तमाम असूल, तमाम रूल्स हमारी अपनी हिफाजत के लिए हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग लकी हैं, दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कोविड की इतनी ज़बरदस्त प्रिकॉशंस हो रही हैं, इतना कम रेशो है और इतनी अच्छी टेस्टिंग है। तो और उसके अलावा अगर अल्लाह ना करे किसी को कोविड हो जाए, तो जो इलाज की सहूलियात भी मैसर हैं यहाँ पे सबको, वो शायद ही दुनिया के बहुत कम ममालिक में है। तो प्लीज़ हुकूमत की दी हुई इन फैसिलिटीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएं, लेकिन साथ ही हुकूमत के बताए हुए तमाम असूलों पर अमल करें। प्लीज़ कोई रूल ब्रेक ना करें। हाउस पार्टीज और किसी किस्म की भी पार्टीज पाबंदी है। आप तमाम मुत्तहदा अरब अमारात के असूलों का ख्याल रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा तमाम। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।